हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजमतुर रहमान और आज की वीडियो का डिस्कशन हम करने जा रहे हैं दो टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक हमारी वीडियो का रहेगा डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। हम पार्टनरशिप का मीनिंग समझेंगे और उसकी लीगल डेफिनेशन समझेंगे एज पर द लॉ। फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक होने वाला है इस वीडियो में वो है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, या फिर आप इसे एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं। यानी एक पार्टनरशिप को बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, क्या क्या कंटेंट्स पार्टनरशिप में प्रेजेंट होने चाहिए। तो इस वीडियो की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ये वीडियो हर उस पर्सन पे एप्लीकेबल है जो अकाउंट्स पढ़ता है और उसके अकाउंट्स में टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्लास 11th के छात्र हैं, यानी आप 11th क्लास में, तो आपका बिजनेस स्टडीज में एक टॉपिक होता है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये टॉपिक आपको वहां भी काम आएगा, भले ही आप क्लास 12th में हो। क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है उनकी 3 बुक्स में से एक बुक होती है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो ये वीडियो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप की एक लीगल डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन हमें दी गई है, पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन हमें दी गई है वो दी गई है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। कौन से एक्ट के हिसाब से? पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमसे पार्टनरशिप के बारे में क्या कहता है, तो एक बार मैं आपको ये डेफिनेशन रीड करके बताऊंगा, उसके बाद हम मिलकर इसका इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करेंगे। So, as per the Partnership Act 1932, a partnership is defined as follows. A partnership is the relationship. A partnership is a relationship between two or more persons, between two or more persons who have agreed to share profits, who have agreed to share profits of the business carried on by all, or or any of them acting for। तो ये डेफिनेशन हमसे क्या कहना चाह रही है? एक पार्टनरशिप रिलेशनशिप है। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप, यानी एक कनेक्शन या फिर लिंक। पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप क्या है? कनेक्शन या फिर लिंक, यानी रिलेशनशिप। अब ये जो रिलेशनशिप है, ये बताओ, ये कम से कम यहाँ पे रिलेशनशिप होने के लिए कम से कम 2 पर्सन तो होनी चाहिए। तो मिनिमम 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। A partnership is the relationship between two or more persons who have agreed to share profits। अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या कह रही है डेफिनेशन हमसे? ये कह रही है पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी लोग होंगे वो क्या करेंगे? वो करेंगे प्रॉफिट्स को शेयर, यानी आपस में वो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। अभी जो प्रॉफिट्स हैं ये क्या हवा में से पैदा हो जाएंगे? बताओ। नहीं, हम जो प्रॉफिट्स को बांटेंगे, यानी पार्टनर्स जो प्रॉफिट्स को बांटेंगे, वो कौन कमा के देगा? वो कमा के देगा हमारा बिजनेस। कौन कमा के देगा? बिजनेस। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस भी बहुत जरूरी है, यानी एक ना एक बिजनेस होना चाहिए जिससे आप क्या कमा रहे हो? प्रॉफिट कमा रहे हो। कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी ये जो बिजनेस है ना इसकी बात हो रही, यहाँ पे जो बिजनेस है इसकी बात हो रही। कैरिड ऑन बाय ऑल, और और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी यहाँ पे बिजनेस के बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है ये जो बिजनेस को कैरी करेंगे ना, यानी बिजनेस को जो चलाएंगे, वो सारे लोग यानी सारे पार्टनर्स मिलके भी चला सकते हैं बाय ऑल, और और उसके ऑल्टरनेटिवली कोई एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कोई एक पर्सन या एक पार्टनर भी सबके बिहाफ पे इस बिजनेस को चला सकता है। तो एक बार हम इसका ओवरव्यू लेते हैं जो हमने डेफिनेशन को समझा। एक पार्टनरशिप क्या है? रिलेशनशिप है, यानी लिंक है, कनेक्शन है। लिंक का मतलब क्या होता है? लिटरल मीनिंग तो कनेक्शन या लिंक होता है। अभी आगे चल के हम समझेंगे और डिटेल में कि यहाँ पर रिलेशनशिप के बारे में क्या बात करें। तो पार्टनरशिप क्या है? रिलेशनशिप है। किसके बीच में रिलेशनशिप है? पार्टनर्स के बीच में। जाहिर सी बात है, जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर मेंबर होते हैं, पार्टनरशिप फर्म के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम उन्हें हम बोलते हैं पार्टनर्स। तो रिलेशनशिप किसके बीच में?
दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। ठीक है, कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए। डेफिनेशन हमसे ये वाली बात कह रही है। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, यानी इन्होंने एग्री कर रखा है, इन्होंने क्या कर रखा है, एग्री कर रखा है, क्या शेयर करने के लिए, प्रॉफिट शेयर करने के लिए। अभी जो प्रॉफिट्स आएंगे कहाँ से आएंगे, बिजनेस से आएंगे। अभी जो बिजनेस प्रॉफिट्स कमा के देगा, ये जो बिजनेस प्रॉफिट्स कमा के देगा इसे चलाएगा कौन, बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर, यानी सारे पार्टनर्स मिलके भी चला सकते हैं और कोई एक पर्सन उन सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे भी इस पार्टनरशिप फर्म को चला सकता है। यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन के हमने डेफिनेशन के साथ साथ अभी मैं आगे आपको दूसरा टॉपिक जो कराऊंगा एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप, आपको समझ आएगा कि हमने डेफिनेशन के साथ साथ है ना उसके एसेंशियल भी कवर कर दिए। तो होपफुली आपको डेफिनेशन समझ आई होगी। ठीक, तो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो चलिए अब देख लेते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। आखिर पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला फीचर हमारा क्या दिख रहा है हमें हमारी स्क्रीन पे, टू और मोर पर्सन, यानी एक पार्टनरशिप को बनाने के लिए कम से कम हमें कितने लोग चाहिए, कम से कम हमें 2 लोग चाहिए, एटलीस्ट 2, है ना। क्योंकि एक बात बताओ, एक अकेला बंदा खुद से क्या पार्टनरशिप कर सकता है, नहीं सर, उसे पार्टनरशिप थोड़ी बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है ना। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन और मोर, है ना, एज वन कैन नॉट क्रिएट अ पार्टनरशिप अलोन, यानी एक पर्सन, एक अकेला बंदा पार्टनरशिप नहीं बना सकता अपने साथ, जाहिर सी बात है। द पार्टीज मस्ट बी केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अच्छा सर, इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि पार्टीज मस्ट बी केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अब देखो, इसमें हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि जितने भी बच्चे यहाँ पे लॉ पढ़ रहे होंगे उन्हें पता होगा अच्छे से कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह क्या होता है। देखो, यहाँ पे सिंपल सी बात एक समझो कि यहाँ पे है ना जो पार्टीज हैं वो ऐसे होने चाहिए जो क्या नाम है, एग्रीमेंट कर सके। क्या कर सकें, एग्रीमेंट, ठीक है। यानी उन्हें लॉ परमिशन देता हो कि भाई साहब हाँ आप एग्रीमेंट बना सकते हो, ठीक है ना। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो एग्रीमेंट्स बना ही नहीं सकते। अच्छा सर, ऐसे कौन से लोग होते हैं जो एग्रीमेंट्स नहीं बना सकते। देखो, ऐसे लोगों के हम एक दो एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो एक पर्सन जो बैंकरप्ट हो गए, यानी इंसॉल्वेंट, एक ऐसा पर्सन जिसे कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, तो वो नहीं बना सकता कॉन्ट्रैक्ट, यानी एग्रीमेंट नहीं बना सकता। लुनैटिक लोग नहीं बना सकते, है ना, जो दिमाग से थोड़े किसके भी होते हैं, मतलब गजनी टाइप, ठीक है, जो सेन नहीं होते, मेंटली सेन नहीं होते। तो यहाँ पे ऐसे लोग आपके पार्टनरशिप नहीं बना सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एग्रीमेंट ही नहीं बना सकते। और हम जो पार्टनरशिप की बेस, यानी एक पार्टनरशिप की जो फाउंडेशन होती है वो होती है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बेस पे पार्टनरशिप बनती है। किसके बेस पे बनती है, एग्रीमेंट के बेस पे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अब मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट, ये आपको अच्छे से पता है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आपके पास कितने होने चाहिए, कम से कम 2, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हमारे पास कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 50। 50 पार्टनर्स से ज्यादा हम पार्टनरशिप फर्म में नहीं रख सकते मेंबर्स। ओके, तो फर्स्ट फीचर आपको समझ आया होगा। तो चलिए सेकंड फीचर देखते हैं पार्टनरशिप का। सेकंड फीचर क्या है पार्टनरशिप का, एग्रीमेंट, ठीक है। अभी हमने बात करी थी कि जो पार्टनरशिप का फाउंडेशन होता है, जो पार्टनरशिप का बेस होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो हमारा एग्रीमेंट होता है। यानी एग्रीमेंट के बेस पे हमारी पार्टनरशिप फर्म बनती है, यानी पार्टनरशिप बनती है। द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, यानी पार्टनरशिप के बारे में जो हम देख रहे थे ना, पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। वो रिलेशनशिप कहाँ से एस्टैब्लिश होता है, वो होता है एक एग्रीमेंट से, ठीक है। अभी जो एग्रीमेंट है ना, दो पार्टनर्स, कम से कम 2 पार्टनर्स को लेके हम क्या बना सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं, यानी पार्टनरशिप बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अब बताओ, 2 पर्सन एग्री करने चाहिए ना एक बात पे आपस में। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, जो एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट, इस पे छूट है। ये एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और ये एग्रीमेंट आपका रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है। एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न एग्रीमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। रिटर्न एग्रीमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो एग्रीमेंट क्या बताता है, पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप होता क्या क्या है, देखो, जब पार्टनर्स आपस में बिजनेस करते हैं मिलके, तो उनके बीच में वेरियस चीजें डिसाइड होती हैं। लाइक जो प्रॉफिट वो शेयर करते हैं, है ना, प्रॉफिट जो शेयर करते हैं वो किस रेशियो में करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है पार्टनरशिप के अंदर, है ना। बताओ,
दो पार्टनर्स आपस में साथ में आ रहे हैं, दो पर्सन साथ में आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए, तो वो पहले से डिसाइड करेंगे ना कौन कितना प्रॉफिट बांटेगा, तो उनके बीच की जो रेशियो होती है, ठीक है। अगर पार्टनर्स को कोई सैलरी लेनी है, यानी प्रॉफिट के अलावा सैलरी या फिर कमीशन, इस तरीके की चीज है, इसे हम क्या बोलते हैं, रीमुनरेशन, क्या बोलते हैं, रीमुनरेशन। तो जितनी भी रीमुनरेशन है वो सारी वो डिसाइड करते हैं बैठ के कि किस पार्टनर को कितनी रिम्यूनरेशन मिलेगी प्रॉफिट के अलावा, है ना, अलग से। अगर हम कोई इंटरेस्ट देंगे, है ना, इंटरेस्ट देंगे किस पे, कैपिटल पे, अलग से अगर हमें कैपिटल के नाम पे इंटरेस्ट लेना है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें डीड के अंदर लिखनी पड़ती है। यानी पार्टनरशिप फर्म जब हम बना रहे हैं, पार्टनरशिप को जब एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो ये सब बातें पहले से डिसाइड। तो जिस एग्रीमेंट के अंदर हमने ये सारी बातें लिख दी, उसे हमने क्या बोला, उसे हमने पार्टनरशिप डीड बोल दिया, अगर वो रिटर्न में है तो। बाकी आप ओरली भी डिसाइड कर सकते हो कि हाँ मैं इतना प्रॉफिट लूंगा, तुम इतना प्रॉफिट लेना, इतनी सैलरी लूंगा, इतनी सैलरी तुम लेना। बताओ, यहाँ तक की बात समझ आती है, एग्रीमेंट या फिर पार्टनरशिप डीड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट फीचर, यानी थर्ड फीचर ऑफ पार्टनरशिप, जो कि क्या है, हमारा बिजनेस, ठीक है। अब हमने जैसा कि डेफिनेशन में देखा था कि पार्टनरशिप बनाने के लिए एक बिजनेस की एग्जिस्टेंस का होना बहुत जरूरी है, यानी एक बिजनेस की एग्जिस्टेंस, ठीक है ना, ये बेस होती है किसकी, पार्टनरशिप की। यानी अगर बिजनेस होगा तो पार्टनरशिप कहलाएगी, वरना पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। अच्छा सर, बिजनेस कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये क्या बात कह रहे हैं आप। इसका एक हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मिस्टर ए है, एक है मिस्टर बी, ये दो पर्सन है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी है ना, एक कार ओन करते थे, क्या ओन करते थे, एक कार, ठीक है। ये इनकी जॉइंट ओनरशिप में इन्होंने खरीदी थी, यानी दोनों ने पैसे मिला के खरीदी थी ये कार। अब इन्होंने इस कार को है ना बेचा, इस कार को बेच के इन्होंने है ना कुछ प्रॉफिट कमा लिया, क्या कमा लिया, कुछ प्रॉफिट कमा लिया। अब बताओ, ये जो कार बेच के इन्होंने प्रॉफिट कमाया, क्या ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं करेंगे। सर आपने बताया था जो पार्टनर्स हैं, हाँ, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को, तो ये कार को बेच के जो प्रॉफिट कमाए इन्होंने, इसे भी ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखो, ये जो पूरा एग्जांपल है ना, इस केस में हम ए और बी के बीच में पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है ऐसा बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये प्रॉफिट शेयर करना है ना, बाकी सारी चीजें एग्रीमेंट भी है इनके बीच में, लेकिन यहाँ पे कोई बिजनेस है क्या, बताओ। क्या ए और बी रोज कार खरीद के बेचते हैं, नहीं। सर ऐसा तो कुछ भी आपने नहीं बताया कि ए और बी कार में डील करते हैं, है ना, ये इनका एसेट था, इन्होंने सिंगल ट्रांजेक्शन करी है, क्या करी है, सिंगल ट्रांजेक्शन करी है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजेक्शन की बेस पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ए और बी बिजनेस कर रहे हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज वेरी नेसेसरी फॉर द पार्टनरशिप। द बिजनेस मस्ट बी लॉफुल, बिजनेस क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, है ना। सिंगल ट्रांजेक्शन आपकी बिजनेस नहीं निकल आएगी, ठीक है। वन टाइम ट्रांजेक्शन इज नॉट इक्वल टू बिजनेस, ठीक है। तो जो सिंगल ट्रांजेक्शन है वो आपकी बिजनेस नहीं कहलाएगी। अच्छा सर, यहाँ पे बिजनेस का लॉफुल होने का क्या मतलब है, यहाँ पे बिजनेस लॉफुल किस तरीके से होगा, देखो। ये जो हमने एग्जांपल लिया था मिस्टर ए और बी का, मान लो अब इन्होंने एक है ना बिजनेस स्टार्ट करा, मिस्टर ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट करा, इन्होंने पार्टनरशिप डीड भी बनाई, रिटर्न में सारी बातें लिखी कि प्रॉफिट हम इक्वल शेयर करेंगे, सैलरी किसी पार्टनर को नहीं मिलेगी, दे दे के सारी बातें इन्होंने लिखी। अब है ना, ये किस चीज का बिजनेस करने की बात कर रहे हैं, देखो, ये एक इलीगल मटेरियल को बेचने की बात कर रहे हैं, ठीक है। वीड, मारुआना, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इसका ये बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, बताओ क्या आईपीसी के सेक्शंस के हिसाब से हम इस चीज का बिजनेस कर सकते हैं इंडिया में, ये चीज है ही इलीगल, है ना। इलीगल मटेरियल आप इसको बेचने की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे बताओ क्या इनका बिजनेस हमारे लॉ की रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी लॉ के प्रोविजंस को मान रहा है, नहीं, लॉ के प्रोविजंस का उल्लंघन कर रहा है, तो ये बिजनेस वैलिड बिजनेस नहीं है। एक ऐसा बिजनेस है, एक इलीगल बिजनेस है, इलीगल चीज को बेचने की बात हो रही है तो इलीगल बिजनेस बन गया। तो क्या यहाँ पे बिजनेस बोल सकता, हम इसे नहीं बोल सकते, क्योंकि बिजनेस क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, यानी इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सिंगल वन टाइम ट्रांजेक्शन भी बिजनेस नहीं कहलाएगी, जैसा कि हमने देखा था अभी कार वाला एग्जांपल। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट फीचर है प्रॉफिट शेयरिंग। बिजनेस के बाद हम क्या देखने जा रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग क्या है सर, देखो जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं बिजनेस से, वो पार्टनर्स आपस में बांटेंगे, उसी की बात हो रही है। इन अ फर्म, पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट जनरेटेड बाय द फर्म, है ना। यानी फर्म, फर्म उसे बोलते हैं जो पार्टनर बनाते हैं मिलकर, है ना, पार्टनरशिप फर्म। तो जो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई वो क्या कहलाती है, पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। तो ये जो पार्टनरशिप फर्म है ये प्रॉफिट कमाती है,
ये प्रॉफिट जनरेट करती है और इसी प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। नो पर्सन कैन बी अ पार्टनर, कोई भी पर्सन पार्टनर बन ही नहीं सकता अनलेस ही हैज अ राइट टू रिसीव प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। यानी यहाँ पे सिंपल सी बात हमने क्या बोली कि देखो कोई भी इंसान है ना, एक पार्टनर तब कहलाएगा जब वो है ना प्रॉफिट को बांटेगा। ठीक है, आप अगर प्रॉफिट को नहीं बांटते तो आप क्या नहीं कहला सकते, आप पार्टनर भी नहीं कहला सकते। ये एसेंशियल होता है ना, बात की थी हमने फीचर्स एसेंशियल, पार्टनरशिप को बनाने के लिए चीजें होना, ये एग्जिस्ट करना जरूरी है। लास्ट बात क्या लिखी है इसके अंदर, शेयरिंग ऑफ लॉसेस इज इम्प्लाइड। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, शेयरिंग ऑफ लॉसेस इज इम्प्लाइड? यानी देखो, हम जो डेफिनेशन के अंदर हमने समझा था, अगर हम देखें दोबारा से डेफिनेशन को, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। यानी यहाँ पे हमने क्या बोला कि प्रॉफिट्स बांटेंगे। तो सर यहाँ पे हमें एक बात समझ नहीं आई, क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स की बात हो रही है? नहीं, देखो, ये जो प्रॉफिट वर्ड लिखा है ये इम्प्लाइड, ये बात इम्प्लाइड है यहाँ पे कि इस प्रॉफिट के साथ हम किसकी भी बात कर रहे हैं, हम लॉस की भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाली बात इम्प्लाइड। तो शेयरिंग ऑफ लॉसेस इज इम्प्लाइड। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ लॉस क्या है, इम्प्लाइड। यानी बोलने की जरूरत नहीं है कि हम प्रॉफिट की जगह लॉस आएगा, अगर फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं, है ना, बिजनेस कर रहा हो प्रॉफिट के साथ, प्रॉफिट की जगह लॉस भी आ सकता है। तो लॉस आएगा तो लॉस को भी बांटना पड़ेगा। ठीक है। और लास्ट फीचर हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है ना, पार्टनरशिप का ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, म्यूचुअल एजेंसी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्टनरशिप, यानी एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप। अब देखो यहाँ पे है ना, मैं आपको डेफिनेशन से कुछ बात को कनेक्ट करना चाहूंगा। अब यहाँ पे हमने क्या बात लिख रखी है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये जो डेफिनेशन के अंदर पार्ट हमने लिखा था ना, इतना पार्ट, यही चीज हमें बताता है म्यूचुअल एजेंसी के बारे में। किसके बारे में, म्यूचुअल एजेंसी। यानी दिस स्टेटमेंट इज द रिकॉग्निशन, दिस स्टेटमेंट इज द रिकॉग्निशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। यानी ये स्टेटमेंट हमें बताती है कि प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करता है पार्टनर्स के बीच में। अब प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी है क्या, देखो सिंपल, हम पहले समझेंगे फिर हम इंटरप्रेट करेंगे कि म्यूचुअल एजेंसी क्या है। पार्टनरशिप फर्म रिप्रेजेंट्स ऑल द पार्टनर्स एंड ईच एंड एवरी पार्टनर रिप्रेजेंट द फर्म। म्यूचुअल एजेंसी हमसे सिंपल सी बात कहता है, ये जो फर्म है ना, फर्म पार्टनरशिप फर्म, जो हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो रिप्रेजेंट करता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये रिप्रेजेंट करती है सारे पार्टनर्स को, ऑल दी पार्टनर्स। ये जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, सारे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करती है। प्लस इसके साथ साथ एक बात और लिख दी हमने, ईच एंड एवरी पार्टनर रिप्रेजेंट्स द फर्म। यानी पार्टनर पार्टनर फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और फर्म सारे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका क्या मतलब है, इन अदर वर्ड्स पार्टनर्स आर लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। यानी फर्म फर्म जितनी भी हरकतें करेंगी, है ना, आप मान लो यहाँ पे मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, ठीक है, मिस्टर ए और मिस्टर बी दो पार्टनर्स हैं फर्म में, तो मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों लायबल होंगे फर्म के एक्ट्स के लिए। ठीक है, फर्म जो हरकतें करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है फर्म को चला कौन रहा है, पार्टनर चला रहा है। तो जितने भी पार्टनर्स हैं वो लायबल होंगे फर्म की हरकतों के लिए, फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म ड्यूरिंग देयर टेन्योर, है ना, जब जब वो पार्टनर रहे हैं, जितने टाइम के लिए वो पार्टनर रहे उतने टाइम के लिए वो लायबल है। ऐसे ही फर्म इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स। यानी जितने भी पार्टनर्स हैं वो तो लायबल हैं फर्म की हरकतों के लिए, और जो फर्म है पूरी फर्म, वो भी लायबल है सारे पार्टनर्स के लिए। ठीक है, जितने भी पार्टनर्स हरकतें करेंगे जाके, यानी जितने भी एक्ट्स करेंगे किसके भी पे, फर्म के भी पे, तो फर्म लायबल हो जाएगी, यानी सारे के सारे। फर्म का मतलब क्या होता है, फर्म का मतलब क्या होता है, फर्म का मतलब होता है, यहाँ पर हम फर्म का मतलब समझ लेते हैं, फर्म का मतलब होता है क्या, देखो फर्म का मतलब होता है जितने भी पार्टनर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारी पार्टनरशिप फर्म में, ऑल दी पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स को अगर टोटलिटी कर दोगे सारे पार्टनर्स की, यानी सारे पार्टनर्स का टोटल कर दोगे, उसे मिला जुला के हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्म का मतलब है जितने भी हम पार्टनर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो जो जितने भी पार्टनर्स हैं वो लायबल होंगे एक दूसरे की हरकतों के लिए, यानी एक दूसरे पार्टनर, इंडिविजुअल पार्टनर, है ना, इंडिविजुअल पार्टनर अगर कुछ काम करेगा, मान लो फर्म के बिहाफ पे इंडिविजुअल पार्टनर लोन लेके आ गया किसी थर्ड पर्सन से, ठीक है, तीन पार्टनर से, ए, बी और सी,
ठीक है। अब ए बी सी, इनमें से सी पर्सन ले आया, ये जो सी पार्टनर था ये ले आया मिस्टर डी से एक लोन, मान लेते हैं 10,000 रुपये। अब ये जो लोन लेके आया, इसने ये पैसा लाके दे दिया फर्म को, यानी जितने भी तीनों पार्टनर्स हैं इनको नॉलेज लेके आए हैं लोन लेके आए। अब बताओ मुझे, ये जो 10,000 रुपये हैं मिस्टर डी को लेने हैं किससे, सी से। अब बताओ सी ने किसके नाम पे लिया। सी ने लिया, ये मैं अपने पर्सनल उसके लिए नहीं ले रहा। सी ने कहा मैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए नहीं ले रहा, मैं फर्म के लिए ले रहा हूँ ये लोन, है ना, मेरा बिजनेस एक, है ना, हम पार्टनर्स हैं, मैं उस बिजनेस के लिए लोन लेके जा रहा हूँ तुमसे। तो बताओ, रिकवरी के लिए ये जो पर्सन है मिस्टर डी, ये ए को भी बोल सकता है और बी को भी बोल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ना, हमने क्या बोला है कि एक पार्टनर की हरकत सारे पार्टनर्स को लायबल बना देगी, है ना, एक पार्टनर की हरकत सारे पार्टनर्स को लायबल बना देगी फॉर्म के अंदर। तो इसी चीज को हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। एक बार म्यूचुअल एजेंसी को दोबारा देख लेते हैं। पहले तो रिकॉग्नाइज हम कैसे कर पा रहे हैं म्यूचुअल एजेंसी के प्रिंसिपल को। ये जो हमने इतने से इतनी लाइन लिख रखी है अपनी डेफिनेशन में, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर, यही चीज हमें बताती है कि पार्टनरशिप का जो रिलेशनशिप है ना वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, म्यूचुअल एजेंसी, है ना। यानी सारे पार्टनर्स लायबल हैं किसी एक पार्टनर की हरकत के लिए, ठीक है। और जितने भी पार्टनर्स हैं वो लायबल हैं किसके लिए, फर्म्स के लिए, यानी फर्म लायबल है पार्टनरशिप पार्टनर्स के लिए और पार्टनर्स लायबल हैं फर्म के लिए। Partnership firm represents all the partners and each and every partner represents the firm। यानी फर्म रिप्रेजेंट करती है सारे पार्टनर को और सारे पार्टनर इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करते हैं फर्म को, ठीक है। किसी एक भी पर्सन से, है ना, यहाँ पे देखो ये इस बात का कितना गहरा मतलब है। किसी एक भी पार्टनर की वजह से अगर मान लो लॉस होता है, नुकसान होता है किसी थर्ड पार्टी को, जो पार्टनर नहीं है, जो डील कर रहा था फर्म से, तो इस केस में पता है क्या होगा। ये जो लॉस है ना, लॉस को कंपनसेट करने के लिए जितने भी पार्टनर्स है ना सब लायबल हो जाएंगे। ऑल पार्टनर्स लायबल हो जाएंगे लॉस को कंपनसेट करने के लिए। वो बात अलग है, ये जो जितने भी पार्टनर्स है ना, फिर ये उस पार्टनर को पकड़ लेंगे जिसकी वजह से नुकसान हुआ, उस इंडिविजुअल पार्टनर को ये पकड़ लेंगे। हालांकि नुकसान की भरपाई सारे पार्टनर्स को करनी पड़ेगी। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। तो होपफुली इस लेक्चर में आपको समझ आया होगा मैंने जितनी भी बात करी। सबसे पहले हमने देखा था पार्टनरशिप की लीगल डेफिनेशन, जो कि है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। उसके बाद हमने देखे पार्टनरशिप के वेरियस फीचर्स। ओके, थैंक यू।